अलकायरा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई। वो भी मेरा दीवाना बना फिरता था। हम दोनों ने जल्द ही फैसला किया कि हम शादी कर लेंगे। शादी के बाद हम यहीं पर रहेंगे, क्योंकि लड़के का संबंध भले ही हिंदुस्तान से था मगर वो रहता मिस्र में ही था। मुझे उसकी खूबसूरती पर रस आता था। वो बहुत खूबसूरत, खानदानी और बहादुरी से भरपूर आदमी था। उसका नाम अमार था और उसे देखकर कोई भी लड़की दीवानी हो सकती थी। मैंने भी सोचा कि जैसे मुझे अमार जैसा लड़का मिल ही गया है तो मैं अपने माँ बाप की रजामंदी से इससे शादी कर लूं। लेकिन जब माँ बाप से पूछा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगे, इतनी दूर रहने वाले लड़के का हमको भरोसा नहीं है। तुम हिंदुस्तान आओ तो हम तुम्हारी शादी यही किसी लड़के से कर देंगे। माँ बाबा की रजामंदी ना मिलने की वजह से मैं सख्त मायूस हुई। अमार से मैंने इसी तरह शादी करने का फैसला किया तो माँ बाबा की रजामंदी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि मेरे सर पर अमार की मोहब्बत सवार थी। सारी बातें तय हो चुकी थी। मेरे और अमार के निकाह में 2 दिन रह गए थे जब मुझे एक लड़की ने एक अजीब बात कही। कहने लगी कि दानिया, तुम अपना हक महर 25 लाख से कम मत रखना। ये बात मुझे हैरान कर रही थी। क्यों भाई, 25 लाख तो बहुत ज्यादा होते हैं। इतना ज्यादा है कि महर मेरा शोहर कैसे दे पाएगा? वो एक अलग बात है, लेकिन तुम अपना हक महर ऐसा रखना कि वो कभी तुम्हें छोड़ ना सके। मुझे क्यों छोड़ेगा वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है। मैंने कहकर सगुफ्ता को खामोश तो करवा दिया था, लेकिन मैंने अमार से ये बात जरूर कही कि तुम मेरा हक महर ज्यादा रखवाओ। उसने कहा कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, तलाक दे दूंगा, इसी वजह से तुम्हें हक महर ज्यादा चाहिए। ये बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई। मैंने कहा, ऐसा नहीं है। अगर तुम खुशी खुशी मानो तो फिर ठीक है, लेकिन अगर तुम नाराजगी से कहते हो तो मैं तुमसे ये नहीं लूंगी। मेरी बात सुनकर अमार मुस्कुराया और बोला, तुम पर तो मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूं। ये क्या चीज है? लेकिन यकीन रखो कि शादी के बाद तुम और मैं मिलकर कई 25 लाख कमाएंगे। तुम इन 25 लाख को भूल जाओ और मुझ पर भरोसा करो। मैंने अल्लाह के भरोसे पर अमार से निकाह कर लिया, क्योंकि अमार के साथ ज्यादा हक महर रखकर मैं उसकी नजर में लालची नहीं बनना चाहती थी कि वो भी मुझ पर भरोसा करे जैसे मैं उस पर करती हूँ। हमारी शादी की रात बहुत हसीन थी। अमार ने बहुत खूबसूरत इंतजाम कर रखे थे। घर को ऐसे सजाया था जैसे किसी शीश महल का कोई आलीशान कमरा हो। मैं तो उसके घर को देखती ही रह गई। अमार मुझसे कहने लगा कि ये सब तो मुझ पर अल्लाह की मेहरबानी है, जो मैंने इतना ज्यादा पैसा सिर्फ 6 महीने में कमाया, वो भी बिना कुछ किए। मैं सुनकर थोड़ा शक में पड़ गई थी। अमार की बातें अजीब सी थी। वो तो मुझे यही कहता आया था कि मैं कोई काम नहीं करता, मेरी कोई नौकरी नहीं है, मगर अब वो कह रहा था कि ये पैसे उसने घर बैठे बिना कोई काम किए कमा लिए। मगर कैसे, ये बात वो मुझे नहीं बता रहा था। चूंकि मैंने कभी अमार से कोई डिमांड नहीं की थी, इसी वजह से उसने शादी की रात ही मुझे एक खुशखबरी सुनाई कि वो मुझे बहुत ही शानदार पार्टी देने वाला है। इसमें हमारे सब दोस्त भी होंगे जो हमें काफी समय से जानते थे और हमारी शादी पर बहुत खुश भी थे। अमार की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। दिल को सुकून मिला था कि मुझे इतना ख्याल करने वाला शौहर मिला। शाम के वक्त मैं काले रंग का सूट सलवार पहनकर तैयार हो गई। मैं बेहद हसीन लग रही थी। अमार ने मुझे खुद ही वो जोड़ा ला कर दिया था। कहता था कि अगर तुम ना होती तो मैं किसी भारतीय लड़की से शादी करता जो रंग बिरंगे सूट सलवार पहनती। मैं उसकी इन्हीं बातों की वजह से खुश होकर भारतीय कपड़े पहनती थी। मैंने जोड़ा पहना, हम दोनों गाड़ी में बैठे और पार्टी में पहुंच गए। मगर यहाँ आकर अमार की आंखें ही बदल गई। वो इधर उधर देखता जैसे वो मुझे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर खामोश हो जाता। पार्टी में जाती मेरी नजर अपनी सहेली पर पड़ी तो वो बहुत परेशान नजर आ रही थी। मुझे देखते ही गले लगकर रोने लगी और बोली, क्या बनेगा तुम्हारा? तुमने शादी तो कर ली, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। सालेहा की बात सुनकर मुझे अजीब लगा। शादी मेरी हुई है, डर तुम क्यों रही हो? मैंने रुखाई से कहा तो वो बोली, बस दानिया, तुम अपना बेहद ख्याल रखना और मेरी एक बात याद रखना। मैं तुम्हें ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद तुम्हें उस पर अमल करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो तुम सिर्फ और सिर्फ पछताओगी। देखो, तुम्हारे शौहर ने तुमसे 1 हफ्ता पहले शादी की है। भले वो तुमसे मोहब्बत करता है, मगर मर्द पर एतबार करना बहुत मुश्किल काम है। हो सकता है कि वो सुबह शाम तुम पर बिना वजह गुस्सा करे, लेकिन तुम उसके गुस्से का कोई जवाब नहीं देना। अगर तुम जवाब दोगी तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। मैं ऐसा क्यों करने लगी और हमारी कोई लड़ाई नहीं होती?
सालेहा, जो तुम ऐसी डरावनी बातें कर रही हो, मैंने उसे कहा तो बोली, ये तो वक्त ही बताएगा कि तुम्हारी और अमार की लड़ाई कितनी होती है। मुझे समझ नहीं आती थी कि सालेहा को हमारे अंदर के मामलात का कैसे पता, जबकि वो तो सिर्फ मेरी एक सहेली थी। वो मेरे घर में नहीं रहती थी, ना ही अमार सालेहा से बात करता था, जिससे उसे पता चल जाता कि हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। मैंने चुप्पी साध ली थी। बस अब मैं सालेहा पर नजर रखे हुए थी। मैं जानना चाहती थी कि सालेहा के दिल में क्या चल रहा है, आखिर वो हमारे पीछे पड़ी ही क्यों है। लेकिन इस सब की नौबत नहीं आई थी। शाम को जब मैं घर आई, मेरे शौहर ने फौरन से कमरे को कुंडी लगाई और अपनी खूंखार निगाहों से मुझे देखने लगा। उसके तेवर देखकर मैं डर गई और सहम कर पूछा, क्या बात है अमार, आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। मेरी बात सुनकर अमार मुझ पर गुस्से से गुर्राया और बोला, तुम्हें मेरे गुस्से की कब परवाह है? मैं तो हैरान हूं कि मैंने तुम जैसी बदकिरदार लड़की से शादी कैसे कर ली। अमार के मुंह से अपने लिए इतना जहर सुनकर मैं सहम गई। मैंने क्या बदकिरदारी की? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं बदकिरदार हूं? मैंने तो आपके सिवा आज तक किसी को नजर उठाकर भी नहीं देखा। मैंने अमार को समझाने की कोशिश की, मगर उसने साइड पर पड़ा गुलदान उठाकर फर्श पर दे मारा। तो मुझे उसके गुस्से की शिद्दत का अंदाजा हो गया। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको आखिर शक कैसे हो गया मुझ पर, जबकि मैं तो आपके सामने ही होती हूँ। मैं मोबाइल फोन भी इस्तेमाल नहीं करती, फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अच्छी तरह से समझता हूं मैं तुम्हारे नाटक। अमार ने ये कहकर पास पड़ा मेकअप बॉक्स उठाकर फर्श पर जोर से दे मारा तो मेरे दिल से चीख निकली, अमार आपको क्या हो गया है? मैंने तो आपके अलावा किसी से बात तक नहीं की। अमार गुस्सा करके घर से निकल गया और मैं परेशानी में बस रोती, चीखती और चिल्लाती रह गई। मेरे दिमाग में बार बार सालेहा की बातें घूम रही थी। उसने मुझे यही कहा था कि अमार जितना मर्जी गुस्सा करे तुम उसका जवाब नहीं देना। लेकिन सालेहा ने ये बात आज ही क्यों की थी, जब अमार मुझ पर गुस्सा करने वाला था? क्या सालेहा और अमार का आपस में कोई संबंध था? ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि सालेहा मेरी सहेली थी और वो सिर्फ मुझे जानती थी। जब मेरी और अमार की शादी हुई तो उसने मेरे और अमार के बारे में ज्यादा नहीं पूछा था। सालेहा की तरफ से मेरा दिल साफ था, क्योंकि वो सिर्फ शायद मेरा भला चाहती थी। मैं उस पर शक नहीं कर सकती थी। वो तो उस वक्त मेरी सबसे अच्छी और सच्ची सहेली थी। सालेहा ने मुझे बार बार यही बताया था कि तुम्हारा शौहर अगर सुबह शाम दिन में 5 बार भी गुस्सा करे तो तुम तब तक जवाब नहीं देना जब तक तुम उम्मीद से नहीं हो जाती। जब तुम उम्मीद से हो जाओगी तो फिर बेशक तुम अपनी भी कर लेना, लेकिन फिलहाल तुम सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर की मानो। मैंने सालेहा की बातें दिल में रख ली थी। मैंने सोचा कि मैं अपने माँ बाप से भी दूर हूँ। मैंने उनसे बगावत करके ये शादी की है। अब अगर मैं अमार की भी ना हो सकी, मेरा और अमार का रिश्ता ना चला, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि अगर अमार से मेरा रिश्ता ना निभा तो घर वाले यही कहेंगे कि मिस्री लड़के धोखेबाज होते हैं, और अमार को कोई धोखेबाज कहे ये बात मुझे मंजूर नहीं थी। अब मैंने खामोशी से जानमाज बिछाई और नमाज पढ़कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगने लगी कि अमार का दिल मेरी तरफ से पलट जाए, वो मेरी तरफ दोबारा आ जाए, उसके दिल में मोहब्बत बैठे और वो मुझे पहले की तरह इज्जत दे। मैंने सोचा था कि मेरी दुआओं का अमार के दिल पर असर जरूर होगा, लेकिन जैसे ही अमार घर आया तो उसके तेवर पहले से भी ज्यादा बिगड़े हुए थे। मैंने देखा वो हमारे कमरे में सोने की बजाय दूसरा कमरा खोलकर उसमें जाकर सो गया। मुझे ये बात बहुत बुरी और बहुत बेइज्जती वाली लग रही थी, यानी उसने मुझसे अपना कमरा भी अलग कर लिया था। अमार मुझे इस बात की कोई वजह नहीं बता रहा था, जबकि मेरी परेशानी थी कि बस हदों को छू रही थी। मैंने सालेहा से बात करने का सोचा। मैं अपने कमरे में आई, कमरे को कुंडी लगाई और सालेहा को फोन मिला दिया। मैंने सालेहा से पूछा कि मेरा शौहर बहुत सख्त गुस्से में है। कहने लगी कि ये बात तो मैंने तुम्हें पहले ही बताई थी, मिस्र के मर्द ऐसे ही होते हैं। इतना कहकर वो चुप हो गई। कैसे होते हैं सालेहा, मुझे बताओ। मैं ये बात जानना चाहती हूँ कि तुमने मुझे अपने शौहर के सामने बोलने से मना क्यों किया, और तुम्हें कैसे पता था कि आज रात वो मुझ पर गुस्सा करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। बस मेरी जान, मुझे सब कुछ पता चल जाता है। सालेहा ने बड़े माहिराना अंदाज में कहा तो मुझे उस पर रस आने लगा। वो हर वक्त खुश रहती थी, जबकि उसका शौहर उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। मैं सालेहा से बात कर रही थी, उसके शौहर की तारीफें कर रही थी। सालेहा ने मुझे बताया कि वो मुझे पूरी बात तो नहीं बता सकती, लेकिन ये जरूर कह सकती है कि मैं अपने शौहर के सामने हरगिज गुस्सा न करूं, चाहे वो जितनी मर्जी मुझे बातें सुना दे या मुझसे कोई ऐसी फरमाइश करे जिसके मैं लायक ना हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने शौहर के सामने गुस्सा ना करूं। सालेहा ने कहा कि इस सब के पीछे एक राज है और उस राज से वो मुझे फिलहाल वाकिफ नहीं करना चाहती थी।
मैंने उससे ये बात बहुत बार पूछी कि वो ऐसा क्यों कहती है। उसने कहा कि जब तक सब कुछ हो नहीं जाता मैं तुम्हें इसके पीछे की वजह नहीं बता सकती। ये ना हो कि मैं तुम्हारे शोहर को कुछ गलत समझ रही हूँ, बस तुम्हें सिर्फ एहतियात करने का ही बोल सकती हूँ। सालेहा की बात पर मुझे यकीन था, लेकिन अभी मैं उससे फोन पर बात कर ही रही थी कि मेरे कमरे का दरवाजा मेरा शोहर जोर जोर से पीटने लगा। अमार की यह आदत नहीं थी, वो कभी भी दरवाजा पीटता नहीं था, लेकिन आज उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। बोला कि दरवाजा खोलो, मुझे सब पता है कि तुम क्या कर रही हो। तुम जैसी बदकिरदार लड़कियां शोहर को धोखा देकर दूसरे मर्दों से बातें करती हैं। मैं हैरान थी कि वो ऐसी नीच, घटिया और गिरी हुई बात मेरे बारे में सोच भी कैसे सकता है। मैंने दरवाजा खोला तो बिफरे हुए अंदाज में वो अंदर दाखिल हुआ और मुझसे बोला कि अपना मोबाइल मेरे हवाले कर दो। मैंने ऐसा करने से इनकार किया तो उसने मुझे तलाक की धमकी दी। मैंने फिर भी फोन उसके हवाले नहीं किया तो उसने खड़े खड़े 3 लफ्ज बोलकर मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी शादी को तो अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे कि मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दी। मैं अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाती। उन्होंने तो मुझे पहले ही कहा था कि तुम मिस्री लड़के से शादी हरगिज नहीं करो, हम ये शादी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। पर मैंने माँ बाप से बगावत करके ये शादी की थी। मैं अपने शोहर के मुंह से तलाक के अल्फाज सुनकर बेहोश होते होते बची थी। मेरा दिल कांप रहा था और मैं बुरी तरह तड़प रही थी। वो मुझे तलाक देने के बाद कमरे से चला गया। मैं बैठी रोने लगी। रात के इस पहर में और कहाँ जा सकती थी। मैं उसी कमरे में बैठ गई और कमरे को अंदर से कुंडी लगा दी। मैंने सालेहा को मोबाइल पर सारी बात बता दी और कहा कि मेरे शोहर ने मुझे बिला वजह तलाक दे दी है। ये सुनकर वो भी खामोश हो गई और बोली कि मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी तुम्हारे शोहर से, क्योंकि अभी तुम लोगों की शादी को 2 हफ्ते ही हुए थे। लेकिन अब तुम अपनी हिफाजत करना, क्योंकि वो तुम्हें इस घर से हरगिज जाने नहीं देगा। मुझे सालेहा की बात सुनकर बड़ी हैरत हुई। क्यों जाने नहीं देगा? अब तो हमारी तलाक हो गई है। तलाक के बाद मैं उस पर हराम हो गई हूँ। उसके पास कोई हक नहीं है कि वो मुझे अपने घर में रोक कर रखे। उसे हक नहीं है, मगर वो ऐसा ही करेगा। सालेहा की बात अपनी जगह थी, लेकिन मुझे अपने अमार पर यकीन था कि अब वो रिश्ता टूटने के बाद मुझे यहाँ नहीं रोकेगा। जबरदस्ती की आदत तो उसमें शुरू से ही नहीं थी और उसकी यही बात मुझे अच्छी लगी थी। मैंने सालेहा से पूछा कि मुझे अब कहाँ जाना होगा, तो उसने कहा कि तुम मेरे घर आ जाओ या अपने किसी दोस्त के घर चली जाओ, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। उस वक्त रात का वक्त था तो मैंने सोचा कि मैं सुबह ही जाऊंगी। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी और सुबह होने का इंतजार करने लगी। पता नहीं कब मेरी आंख लगी, मुझे नहीं समझ आई। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 10 बज चुके थे। क्योंकि मैं सुबह तक जाग रही थी, सिर्फ रोशनी होने का इंतजार करते हुए मैं सो गई। अब जो देखा तो सुबह के 10 बजे थे। मैंने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो नहीं खुल रहा था। मेरे तो कदमों तले से जमीन खिसक गई। मुझे अब अमार बहुत अजनबी और गैर लग रहा था। ऐसा लगता था कोई मुझे अगवा करके लाया है और मुझे अपने ही कमरे में कैद कर दिया है। मैंने दरवाजे को जोर से पीटा, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मुझे शक होने लगा कि कहीं वाकई अमार मुझे यहाँ जबरदस्ती बंद करना तो नहीं चाहता। मुझे सालेहा की बात याद आने लगी। अब मुझे हैरत हुई कि मेरा शौहर मुझे तलाक देने वाला था तो भी सालेहा को पता था, और अब जबकि वो मुझे तलाक के बाद अपने घर में कैद रख रहा है तो उसको ये भी मालूम है। ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं अपने कमरे में कैद हो चुकी थी। मैंने रात तक इंतजार ही किया, क्योंकि मैं दरवाजे को तो तोड़ नहीं सकती थी। मुझ में इतनी ताकत कहाँ थी? मैं इतने बड़े लोहे के दरवाजे को तोड़ सकती? शोर करती तो मेरी अपनी ही ताकत बर्बाद होती। शाम के तकरीबन 6 बजे अमार ने कमरे का दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर पछतावा था और सर झुका हुआ था। अमार का झुका सर देखकर मुझे बहुत हैरत हुई थी, क्योंकि उसने मुझे तलाक गुस्से में दी थी। अमार, मुझे यहाँ से जाने दो, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया था? मैं कहकर आगे बढ़ी तो अमार मेरे पाँव में गिर गया। उसने अपना सर मेरे पाँव में रखा और बोला, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने गुस्से में तुम्हें तलाक दे दी, वरना मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं जिंदगी भर तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। देखो, तुमने मुझसे मोहब्बत की है। इंसान अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं बोलता, और औरत तो कभी भी नहीं बोलती। अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम बेशक मुझे सजा दे दो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम यहाँ से कहीं और जाओ ये मुझे मंजूर नहीं। देखो, मैं इस घर से चला जाता हूँ, ये घर मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन तुम यहाँ से मत जाओ। मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम जाकर किसी और घर में रहो। बस थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अमार मुझ पर अपनी मोहब्बतें लुटाने लगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि अब हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं था, मगर अमार ने साफ कह दिया कि वो मुझसे मोहब्बत करता है और जिंदगी भर मुझे अपने पास ही रखेगा।
कभी किसी और के पास जाने नहीं देगा। अब मुझे सख्त रोना आ रहा था, क्योंकि हमारा हलाल रिश्ता तो टूट चुका था। इस हराम रिश्ते में मैं रहना नहीं चाहती थी। मैंने खुद को एक जगह पर कैद कर दिया और अमार से कह दिया कि भले तुम मुझे यहाँ से ना निकलने दो, लेकिन मैं तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगी। अमार ने कहा कि मैं इस सब के लिए कोई हल ढूंढ लूंगा, ऐसा हल कि जिससे हम दोबारा पास आ सकें। मैंने अमार को बताया कि ऐसा तो कोई हल नहीं है जिससे तुम और मैं दोबारा एक हो सके, लेकिन हाँ ऐसा है कि हम यूं ही दूर दूर रहकर सारी उम्र गुजार दें। अमार बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, हम दूर दूर नहीं रह सकते। आग और पानी कभी भी अलग हो, ये मुमकिन नहीं। मैं तो अमार की बातें सुनकर खामोश हो गई थी। मैंने सब्र कर लिया था, मगर अमार ने मुझसे कहा कि वो इस सब का हल तलाश कर रहा है। 2 दिन बाद जो हल उसने मुझे बताया वो मेरे लिए नाकाबिले कबूल था। कहने लगा कि अगर तुम किसी और से वक्ती निकाह कर लो तो फिर तुम्हारी मेरे साथ दोबारा शादी मुमकिन है, हम दोबारा से निकाह कर लेंगे। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं किसी और के पास जाने का सोच भी नहीं सकती। तुमसे तलाक मिलने के बाद मैं वापस अपनी दोस्तों के घर जाऊंगी। मैं अपनी जिंदगी पढ़ने लिखने में और बाकी कामों में गुजार दूंगी, मगर दोबारा शादी नहीं करूंगी। मगर अमार जिद पर था। कहने लगा कि अगर तुम एक बार हलाला कर लो तो सारी जिंदगी मैं तुम्हें शहजादी बनाकर रखूंगा। अमार की बातें सुनकर मेरा अब कुछ कुछ दिल मान रहा था, क्योंकि सही बात तो यह है कि मैं भी उसके बगैर नहीं रह सकती थी। मैंने कहा कि ऐसा कोई काबिले भरोसा आदमी ढूंढ लो जो फिर मुझे बाद में तलाक भी दे दे। अमार बोला कि ये तो कोई मसला नहीं, यहाँ बहुत सारे अमीर मर्द हैं जो कुछ महीनों के लिए शादी रचाना चाहते हैं। उनकी पहली बीवी होती है और दूसरी बीवी को बस वक्त गुजारी के लिए रखते हैं। इसमें हमारा भी फायदा है और उनका भी। हमारा क्या फायदा? मैंने चौंक कर पूछा। अमार ने कहा कि हमारा ये फायदा है कि हमें हलाले के लिए आसानी हो जाएगी, और उनका फायदा ये कि कुछ पल एक खूबसूरत लड़की के साथ गुजार लेंगे। अमार उस लम्हे मुझे बहुत कारोबारी इंसान मालूम हुआ, लेकिन मैंने इस बात का इजहार नहीं किया। बहरहाल कुछ ही दिन के बाद मेरे दूसरे निकाह का बंदोबस्त हो गया। अब मैं एक बहुत अमीर कबीर शख्स जिसका नाम फाइक था, उसके निकाह में आ गई थी। ये सब कुछ अमार की वजह से हुआ था। अमार ने ही उस आदमी को ढूंढा, उसके साथ मेरा निकाह का बंदोबस्त किया, और अब वो मेरी तलाक का इंतजार कर रहा था। फाइक ने पहली बात जो मुझसे की थी वो बड़ी ही हैरान कर देने वाली थी। कहने लगा तुम तो बड़ी चालाक निकली हो, 3 महीने का 25 लाख वसूल करोगी मुझसे? मैंने कहा कि मैं तो ऐसी कोई शर्त नहीं रखी। कहने लगा कि तुम्हारे पिछले शौहर ने तुम्हारा हक महर 25 लाख रखा है, और अब वो मुझे तुम्हें अदा करने ही होंगे, क्योंकि मैं ऐसा आदमी हूं जो किसी का दिल नहीं दुखा सकता। तलाक दूंगा तुम्हारे ही फायदे के लिए, लेकिन साथ में तुम्हें रकम भी अदा करूंगा। भाई, इतनी खूबसूरत लड़की के साथ रहने की उसे कुछ तो कीमत अदा करनी चाहिए। ये सुनकर मैं शर्मिंदा सी हो गई थी, क्योंकि मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी कीमत वसूल करूंगी। मैं तो ये निकाह सिर्फ अमार के पास वापस जाने के लिए किया था, मगर फाइक तो मुझ पर अजीब तरह के इल्जाम लगा रहा था। मैंने उससे कहा कि तुम ये हक महर बेशक मुझे ना देना, और ना ही मैं इसके वसूल करने के हक में हूँ। फाइक बोला कि तुम्हारा शौहर पागल हो जाएगा अगर मैंने यह हक महर अदा न किया। मैंने कहा क्या मतलब? बोला कि तुम्हें मालूम नहीं, या शायद तुम भोली बन रही हो, लेकिन यहाँ पर तो ये रिवाज है, पहला शौहर दूसरे हलाले वाले शौहर से काफी पैसे वसूल करते हैं, उससे उनका खर्चा भी निकल जाता है और उनकी बीवी भी उन्हें वापस मिल जाती है। मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा शौहर ऐसा करे, ये मुमकिन ही नहीं। उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें ये साबित कर दूं तो तुम क्या करोगी? मैंने कहा सारी जिंदगी तुम्हारी ही खिदमत करूंगी और कभी भी अपने पहले शौहर के पास वापस नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ा और बोला, मेरे पास रहने के लिए तुम्हें बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ेगा, अपनी मोहब्बत भी सोच लो। अगर ऐसा कर सकती हो तो सबूत देने को मैं तैयार हूँ। मेरी बात सुनते ही उसने मेरे शौहर को फोन मिलाया और उससे कहा कि तुम्हारी बीवी हक महर माफ करना चाहती है। अमार ये सुनते ही गुस्से में आ गया और बोला, ये तुम सोच भी कैसे सकते हो? मैंने वो तुम्हें मुफ्त में नहीं दी, वापस कर दो उसे। यह हक महर मैंने तय किया है, मेरी इजाजत और मेरी तलाक की वजह से वो तुम्हें कुछ दिन अपने पास रखने को मिली है। अब उसे शराफत से तलाक भी देना, और वो 25 लाख भी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात सुनकर मेरे आंसू निकल पड़े। मैं तो ये मोहब्बत का खेल समझ रही थी, मगर अमार ने ये सब कुछ पैसे हासिल करने के लिए किया था। मैंने उसी वक्त अमार से कह दिया कि दोबारा वो मेरी शक्ल भी मत देखना। अमार ने मेरी मिन्नत समाजत करना शुरू कर दी। अगले ही दिन उसने मुझे दोबारा फोन किया और मिन्नत करने लगा। बोला कि ये तो हम मर्दों की आपस की बात है, वरना मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये बात अगर मैं उसे बता देता तो ये रकाबत में आ जाता और तुम्हें कभी तलाक न देता।
मैंने तुम्हें बहुत घटिया सा जाहिर किया ताकि वो तुम्हें जल्दी छोड़ दे। अमार की बात पर मुझे जरा भी यकीन नहीं रहा था, क्योंकि उसने मुझे तलाक बिना वजह दी थी, और अब मुझे पूरा यकीन था कि ये सब भी उसने सिर्फ और सिर्फ पैसों की खातिर किया होगा। वो यकीनन मुझे खिलौना समझ रहा था, मगर मैं घर बसाने वाली और मोहब्बत करने वाली औरत थी, जिसे तलाक के नाम से ही खौफ आता था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।